दोस्तों, माजिद मकसूद है। आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये नवाब शाह पे ही। इनफैक्ट जो उसका दूसरा पार्ट है उसको हम देखेंगे। जो चीजें रह गई थी, क्योंकि नवाब शाह पीपल्स पार्टी और सिंध का एक बहुत अहम डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे बहुत सारी चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम और मुख्तलिफ इलेक्शंस में आती रही हैं। तो अभी भी बहुत सारी जो चेंजेस हैं वो एक्सपेक्टेड है तो होंगी। और डेवलपमेंट के हवाले से और पॉलिटिकल चेंजेस भी आई है वहाँ पे। तो उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसाक साहब मेरे साथ मौजूद है। उनसे पहला सवाल तो जो हम मुझे करना है वो तो सकरन का जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आपने जो वजीर साहब है उसने जो बयान दिया था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ पे बम्बर जो सुसाइडल बम्बर थे और बड़ा एम्यूनेशन था। और उसके बाद हमने इनको जो है जाके वहाँ पे रेड किया और उसके बाद हमारे साथ मज़ामत हुई और उसके बाद मज़ामत के नतीजे में हमने कुछ नहीं किया। और मज़ामत के नतीजे में जो है ये लोग हलाक हो गए या शहीद हो गए। तो सबसे पहले तो सवाल ये है कि इसका इम्पैक्ट, और दूसरा ये कि क्या पीपल्स पार्टी ने उस वजीर के इस बयान की मजम्मत की थी या नहीं की थी। तो आप इसका इम्पैक्ट और पीपल्स पार्टी का जो है इसके बारे में ख्याल है वो जरा बताइए। जैसे क्योंकि इस पे जो आपके पीपल्स पार्टी के जो अपोनेंट है जैन शाह, उसने इल्जाम भी लगाया था। तो आप इसको किस तरह देखते हैं साहब साहब। भाई साहब, जैसे ही ये वाकया हुआ था, ज़ाहिर है मैं तो कराची में था, तो मैंने फौरी तौर पर रब्ता किया अपने दोस्तों से, साथियों से। सकरन में माड़ी जल पानी भी समझो कि मेरा गाँव है। सकरन तहसील का एक बहुत बड़ा गाँव है। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि माड़ी जल पानी एक पॉलिटिकली वाइब्रेंट किस्म का एक गाँव है, बल्कि ये गाँव एक छोटा सा शहर है। और इसकी जो लंबाई आप जाके देखेंगे तो तकरीबन 1 किलोमीटर में है। वहाँ के लोगों ने मार्टी मूवमेंट पे या कोई भी मूवमेंट्स चली या डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, इवन कॉम्पर्स मूवमेंट्स में या कॉम्पर्सों के हवाले से भी ये जो गांव है वो मशहूर है। लेकिन वोट वहां से जो मिलते हैं वो पीपल्स पार्टी को मिलते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। बल्कि मैं ये आपको बताता चलूं कि यूनियन काउंसिल माड़ी जलपानी से ये जो एसयूपी है हमारे यहाँ, ये सैयद शहनशाह साहब की, उसको एक काउंसलरशिप भी नहीं मिली है। तो कहने का मकसद है कि ये हमारी जलपानी जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से ये वाकया जो हुआ, जाहिर है जो मिनिस्टर ने कहा, वो मिनिस्टर की टोटल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की गलत थी। और गलत इंफॉर्मेशन को उन्होंने शायद फिर आगे जाके एक्सेप्ट भी किया है। और जो हलाक किए गए लोग हैं उनको शायद कुछ माली मुआवजा और उनको और जख्मियों को भी का भी ऐलान किया है। एक्चुअली ये जो वाकया हुआ था ये यकीनन एक दुखदायक वाकया था। और इसका पूरे इलाके में बड़ा खौफ और हिरास था। और लोगों का कहना था कि ये वाकया जो है वो जैसे ही हुआ तो रेंजर्स और पुलिस आ गई गांव में। लोगों ने समझा कि शायद ये बिजली की जो चोरी और ये पुलिस सिस्टम है उसके लिए आए। तो फौरन वो लोग जो है वो पुलिया उतारने और वो आगे पीछे को भागना शुरू किया यहाँ के। लेकिन उसके बाद जो उनको कोई इतलात थी कि कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको उनको गिरफ्तार करना था, और उनको उन्होंने एक उस गांव के एक नौजवान जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उसको लेके आए और उसके निशानदेही करवाते रहे कि ये किसका घर है, किसका है या किसका नहीं है। तो उस वजह से फिर वो वहाँ इन्होंने तशद्दुद किया फोर्सेस ने लोगों पे। तो फिर वो जो है लड़ाई में तब्दील हो गया। और लोगों ने समझा कि ये कोई कुड़ी और उसका सिलसिला नहीं है, ये कोई और सिलसिला है। फिर ये जो लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए। और फिर जाहिर है वो एक मजबूत अपोनेंट है सैयद शाह साहब। फिर उसने और जैन शाह साहब के वोटर भी थे, और जिस बंदे को ये गिरफ्तार करने आए थे बिल्कुल लोगों के, तो वो जैन शाह साहब की पार्टी के अहदेदार भी हैं और पुराने सियासी वर्कर भी रहे हैं, कांग्रेस वर्कर भी रहे। तो उस वजह से जैन शाह साहब आ गए और उन्होंने धरना दिया, कौमी इशारा को बंद किया। 2 दिन तक वो जो सिलसिला चला। उसके बाद हलाक किए हुए लोगों की पोस्टमार्टम हुई, फिर जनाजा नमाज हुई। पीपल्स पार्टी ने इस पे कोई फौरी तौर पर रिएक्शन नहीं लिया जो उसको लेना चाहिए था। इसमें कोई कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन
पीपल्स पार्टी वालों का कहना ये है कि भाई जैसे ही ज़ैन शाह साहब आए और वहाँ बैठे, वाकई के बाद से उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी वालों ने कराया था। जहां तक कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, वो गवर्नमेंट तो इंटरिम थी। तो ये चीजें जो थी ना, तो उस वजह से फिर वो पीपल्स पार्टी भी थोड़ी, शायद इस वजह से, लेकिन जैसे ही उनकी तदफीन वगैरह के बाद फौरी तौर पे पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत भी आ गई थी। वो जो लोकल थी, एमपी साहब था, एमएनए से यहाँ के आ गए। लेकिन ज़ैन शाह साहब ने जो पहले ही इल्जाम लगा दिया कि ये काम पीपल्स पार्टी वालों ने करवाया है और इन फोर्सेस वगैरह के साथ कराया है, तो इस वजह से जाहिर है एक जो माहौल बना, वो पीपल्स पार्टी, बहरहाल मैं ये जरूर कहूंगा, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग वहाँ की शहरी, या बीइंग अ डेमोक्रेटिक पर्सन, के फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए था, एहतजाज करना चाहिए था, उनको पहुंचना चाहिए था। और ये सारी चीजें जो है उसमें वो पीपल्स पार्टी जो है वो उसका जो किरदार होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो कुछ भी उसमें उसके पीछे हैं, लेकिन ये होना, हाँ अभी ये है कि उसका असर कितना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई वहां से सर एक जो हाल ही सप्लीमेंट्री में बलदियाती इलेक्शन हुए, सर एक तो एक एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो जी आपने इसका जवाब दिया, मैं वो उसी को पहले फाइनल करूँ। आप खुद कह रहे हैं कि जो ये माड़ी जलपानी है पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहां पे ये तो काउंसलर भी नहीं देता, तो पीपल्स पार्टी के वोटर से वहां पे ज्यादा उनके वोट बैंक उसी यूसी में है। तो इनकी जो मालकी करनी चाहिए वो तो इनफैक्ट पीपल्स पार्टी को करनी चाहिए। जैन शाह क्यों बीच में आए? क्योंकि जैन शाह तो सिंध के लोगों के साथ खड़े हुए थे, पीपल्स पार्टी उनसे दूर क्यों हो गई? लोग जब पीपल्स पार्टी के नहीं मरे थे, पीपल्स पार्टी के वोटर्स थे, पीपल्स पार्टी का हल्का है, पीपल्स पार्टी जीतती है, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई थी? ये मेरा सवाल है। हाँ, मसला ये था कि जिस बंदे को, या जिस बंदे के घर पे छापा मारा जा रहा था, या जिसको उनको कोई भी ऐसी मालूमात सही या गलत थी, वो एसयूपी का ओहदेदार है और एक पुराना कारकुन है, पॉलिटिकल कारकुन है, जो कॉम्युनिस्ट पार्टीज के साथ रहा है, और उससे पहले भी उसके घर पे छापे लगते रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि वो उसके पार्टी का था, तो जाहिर है उसको मालकी तो करनी थी ना, और करनी भी चाहिए। तो उसने जब उस बंदे की वजह से, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों के कुछ हल्कों का कहने का कि जो लोग मारे गए हैं वो हमारे वोटर हैं, वो वोटर नहीं है शाह साहब के। लेकिन ये उसमें है कि वो जो रेड था, वो रेड जिस बंदे की घर पे किया गया था या करना था उनका, वो एसयूपी का ओहदेदार था। इस वजह से यही तो जो है मेरे सर, ख्याल में पीपल्स पार्टी मैं अपने, ये आप अपनी बात से खुद भी कह रहे हैं ना कि जब वोटर पीपल्स पार्टी का था तो पीपल्स पार्टी ने उनकी मालकी क्यों नहीं की? सवाल ये, लोग चार मारे गए वोटर्स हाँ, पीपल्स पार्टी के, तो पीपल्स पार्टी ने कंप्रोमाइज किया और उन पे उनके लिए आवाज नहीं उठाई? ये तो बहुत बड़ा एक सवाल है, क्यों? इसको आप कैसे मैं देखते मैं हैं? मैं आपकी बात से 101% मुत्तफिक हूँ कि पीपल्स पार्टी को मालकी करनी थी, करनी चाहिए थी। जो इसमें फेल गई है वो नहीं ऐसा करना चाहिए था। लेकिन उनका कहना था, मैंने खुद उनसे बात की थी एमपीए साहब से, उन्होंने कहा मैं जाने वाला था वहाँ, ऑन द स्पॉट पे जाने वाला था, मैं वहां था। तो लेकिन ये शाह साहब का बयान आने के बाद कि ये पीपल्स पार्टी वालों ने कहा, तो माहौल वहां थोड़ा वो ऐसा बन गया, जो हमने थोड़ा जो है वो जाना सही नहीं समझा। और वो जो रेट था या वाट एवर कुछ भी था, उसको खुद को एसयूपी ने ऑन कर दिया ना, एक पार्टी ने ऑन कर दिया, और उसको पूरा वो जो नेशनलिज्म वाला लिबादा उड़ाया गया, और पीपल्स पार्टी पे एक इल्जाम भी लग गया। हाँ, पीपल्स पार्टी को एक्शन जरूर लेना, पीपल्स पार्टी ने बयानबाजी तक तो मेरे ख्याल में कोई बिलावल भुट्टो की कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट आ गई थी, लेकिन नहीं, वो आई थी, मैंने भी कंफर्म की थी अपने बिलावल हाउस से कंफर्म की थी, तो उन्होंने कहा कि यस वी हैव गिवन द स्टेटमेंट, बट स्टेटमेंट वाइज कोई इतनी कंडमनेशन नहीं थी? स्ट्रांग नहीं थी, नहीं जी तो जी, कोई। उसमें कोई हाँ, कंडमनेशन नहीं थी, कोई बहरहाल, कंडमनेशन। हाँ मकसद है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इस चीज को पीपल्स पार्टी का, हाँ अभी ये है कि इसके इम्पैक्ट्स कितने पड़ेंगे,
अभी ये तो आइंदा इलेक्शन जो होने वाला है वो बताएगा, लेकिन यहाँ तक 2022 वाली में पोजीशन आपको जो बता रहा हूँ, तो इस गांव में इसमें जो है वो एसयूपी जो है वो बुरी तरह हारी है। तो इससे नजर आ रहा है कि कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट इस वाकये का नहीं पड़ेगा। अगर पड़ा तो यूनियन काउंसिल सतह पे थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन ऑल ओवर अगर हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो पूरी है सूबा असेंबली की, जहाँ से जैन साहब बड़े एहतमाम के साथ वोट लेते हैं, मुझे मुश्किल लग रहा है कि उसका कोई इम्पैक्ट पड़े। इसका लेकिन पड़ भी सकता है, ये इलेक्शन में ही पता पड़ेगा। जी इसका मतलब है कि अगर अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसके बाद भी लोग पीपुल्स पार्टी को वोट देते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो जो हम बात कर रहे थे कि वो प्रूफ हम जैसा पर्चे फ्री के, तो इसका मतलब है कि वो जो इलेक्शन का जो पूरी जो डायनामिक्स है उसका ना परफॉर्मेंस के ताल्लुक है, ना सेंस ऑफ डिप्रीवेशन के साथ ताल्लुक है, ना विक्टिमाइजेशन के साथ ताल्लुक है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मर्डर से ज्यादा क्या किसी के साथ नाइंसाफी हो सकती है। मर्डर के बाद भी लोग अगर पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि ये कोई ऐसी पार्टी है जो लोगों के साथ खड़ी हुई है, बस लोग वोट देते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसको किससे देखते हैं? मेरे ख्याल में ऑप्शन की जो बात कही जा रही है ये डिबेटेबल है, इस पे बहुत सारी डिबेट होनी चाहिए। सिर्फ ये लफ्ज कह देना कि ऑप्शन नहीं है, मुतबादिल नहीं, दिस इज नॉट सफिशिएंट। भाई क्यों नहीं है? इसकी वजह होगी ना। क्या सिंध के लोग जो हैं वो इतने गैर शासी हैं, बेवकूफ हैं, गैर डेमोक्रेटिक हैं? तो एक ही पार्टी को 15 साल से नहीं बल्कि वो 1970 से वोट दे के आ रहे हैं। सर तो आप खुद तो कह रहे इसका हैं, आप ये एक्सक्यूज मी सर, आप खुद कह रहे हैं कि कत्ल हो गया उसके बाद भी लोग क्यों वोट दे रहे हैं? ये तो सवाल है ना। कत्ल के बाद भी अगर पीपल्स पार्टी को वही नहीं नहीं लोग वोट। नहीं, देखे ना, कत्ल हो गया तो इसका कहने का ये सबक मतलब तो नहीं है ना कि ऐसे कत्ल 5 साल में पूरे पाकिस्तान में या सिंध में काफी हुए होंगे, तो उसके एक उनका किसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे असर हो जाए, इसकी कोई मिसाल अब तक नहीं मिल रही है। सिंध में तो नहीं मिली है, कतई तौर पे नहीं मिली। अगर मिली है, मेरे मैंने मेरे मुताले में भी नहीं आई है, और मैंने देखा भी नहीं है जो इम्पेक्ट हो कि वहां से फिर वो जीत गया हो, सूबाई या कौमी असेंबली का बंदा जीत गया या कोई पार्टी जीत गई हो। और वो मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं नजर आ रही है, तो मैं कैसे कहूँ कि उसका असर पड़ेगा। हाँ ये जरूर है कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अभी इलेक्शन होंगे, हो सकता है कि मेरी प्रिडिक्शन गलत साबित हो और वो जो है वहां के लोग उसको वोट ना दें, पीपल्स पार्टी को, उस एरिया के। लेकिन मुझे मेरी राय ये जो है अपनी जगह पे, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो एक दफा फिर पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने इसको अच्छा जी कंक्लूड किया। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब ये तो हमने इसको पहले जो पार्ट था उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। अब हम थोड़ी सी जरदारी की पॉलिटिक्स को, और उसके वालिद साहब जैसे आकब अली जरदारी भी पुराने पॉलिटिशियन हैं, और उसकी आजकल एक तस्वीर घूम रही है और पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि ये जियाउल की तस्वीर नहीं है, कोई उनको अजरक पहना रहे हैं। तो लोग तो बहुत कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि वो आकब अली जरदारी है जो जियाउल को जो है वो अजरक पहना रहे हैं। एक तो आप उसके बारे में भी बताए, उसका उनके साथ क्या रिलेशनशिप थी कि वो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ थे, फिर पीपल्स पार्टी में क्यों आए, और इसके अलावा भी आप हमें ये बताएं कि क्या हाकम अली जरदारी या जरदारी खानदान ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने से पहले भी क्या ये नवाब शाह में इतना स्ट्रांग था, या पीपल्स पार्टी में आने के बाद ब्लेसिंग हुई और वो ज्यादा स्ट्रांग? माजिद साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और ये इसकी जो तारीखी पस मंजर है वो ये है कि 1970 में आकम अली जरदारी कौमी असेंबली की इलेक्शन सकरन वाले तक से, नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट के सकरन वाले तक से जीत गए थे। और आकम अली जरदारी कोई जागीरदार नहीं थे, पर छोटे मोटे जमींदार थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और वो कराची में इंडस्ट्रियलिस्ट या आप कर देंगे
व्यापारिक किस्म के बंदे थे, कराची में उसकी बिजनेस थी, कंस्ट्रक्शंस का काम करते थे, फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमाज वगैरह। तो वो 1970 में भी जो है एक बंदे को सैयद शबीर अहमद शाह को हरा के और वो कौमी असेंबली के मेंबर बने थे। तो कहने का मकसद है कि जरदारी जो है साहबान हैं वो ज़ाहिर स्ट्रांग बेनजीर साहबा से जब से आसिफ अली जरदारी की शादी हुई उसके बाद तो स्ट्रांग हो गए हैं, अब बेइंतहा स्ट्रांग हो गए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी हकीकत है कि 1970 में आज से कोई भी 50 साल से भी ज्यादा पहली जो इलेक्शन हुई उसमें वो जीत गए सैयद ग्रुप के एक बंद से शबीर अहमद शाह को, जिसको मोहतरम जीएम सैयद साहब ने खड़ा किया था। और एक मरहला ये आया था कि तीसरा जो उम्मीदवार था वो था अपना काजी फैज मोहम्मद साहब, जो हमारे दोस्त जावेद काजी साहब हैं, बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, वकील हैं और बड़े दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, पॉलिटिकली बहुत बड़ा विजन रखने वाले बंदे। उसके वालिद साहब जो अवामी लीग मुजीब की पार्टी थी उसके वो नायब सदर थे पूरे पाकिस्तान के, मशरकी मगरबी पाकिस्तान दोनों को, उसको वो खड़ा हुआ था इस सीट पे जो जिस पे हाकिम अली जरदारी भी खड़ा हुआ था, सैयद के शबीर शाह भी खड़ा हुआ था। और ये मुजीब साहब जो थे और जीएम सैयद साहब से वो दोस्ती अपने आपस में, तो काजी फैजल साहब की जुल्फकार अली भुट्टो साहब से भी दोस्ती थी और वो एक साल पहले उसको पार्टी में शमूलियत की दावत देने के लिए नवाब शाह भी आए थे। तो भुट्टो साहब ने फैसला किया या पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि भाई हम इसको बिना मुकाबला जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब करवाते हैं काजी फैज मोहम्मद को, लेकिन शर्त ये है कि जीएम सैयद साहब जो है शबीर अहमद शाह से जो सैयद ग्रुप का बंदा खड़ा हुआ था उसे विथड्रा कराए और पीपल्स पार्टी हाकिम अली जरदारी से विथड्रा कराए। ये बात काजी फैज मोहम्मद साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल बुक में लिखी है। वो कह रहे हैं कि हम जीएम सैयद साहब से हैदराबाद में हमने मुलाकात की, हमने उसको केस की, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि भाई ये अनअपोज करा अवामी लीग का जो उम्मीदवार है काजी फैजल साहब उसको अनअपोज कर रहे हैं, आप शबीर अहमद शाह को इजरा कराएं, हम हाकिम अली जरदारी करा रहे हैं। जीएम साहब बिल्कुल उस पे जो है एग्री नहीं हुए और उन्होंने कहा कि वो कतई नहीं इस पे राजी होंगे क्योंकि वो काजी फैजल जीत ही नहीं सकता, बड़ा खर्चा किया है इलेक्शन में, तो इस वजह से वो बड़ी वो तलख कलामी भी वहाँ हुई है। वो और वो ये भी लिख रहा है काजी काजी फैजल साहब कि वहाँ सिंध के एक बहुत बड़े दानिश्वर साहब इब्राहिम जोयो साहब भी बैठे थे, उन्होंने भी उसको डांटा और उनसे कहा कि भाई कैसे तुम जीत ही नहीं सकते, तो तुम कैसे कहते। फिर उसके बाद जो है हाकिम अली जरदारी जीत गया और शबीर अहमद शाह सैयद ग्रुप का जो जमाना जीएम सैयद का बंदा था वो हार गया, क्योंकि जीएम सैयद साहब का जो असर रसूख था वो सन के अलावा सकरन के इलाके पे भी बहुत था। सैयद शबीर अहमद शाह के जो वाल साहब थे सैयद हसन बख्श शाह वेतन बंदे थे, वो 1953 में 56 में भी सूबाई असेंबली के मेंबर बने और तहरीक आज़ादी में पाकिस्तान की तहरीक में उनका एक बड़ा रोल था और वो फाइनेंसर था मुस्लिम लीग का। यहाँ तक कि जीएम साहब ने अपनी किताबों में लिखा है कि वो हमारी फाइनेंसिंग करता था, मेरी फाइनेंसिंग करता था। और जना साहब ने एक खत लिखा है जो है जीएम साहब को कि आप सैयद हसन बख्श शाह को कहें कि वो हमारी अलवहीद अखबार जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती थी उसके शेयर खरीदे कि हम उसको चला सके। और एक दफा तो जना साहब उसकी दावत पे सकरन आने वाले थे लेकिन नहीं आ सके कि उसको शायद कोई पता पड़ा कि कोई वबाई बीमारी इलाके में फैली, तो उन्होंने टेलीग्राम करके मदद कर ली कि मैं सकरन नहीं आ सकता। कहने का मकसद है कि ये पॉलिटिकली जो लिंक्स थे या जीएम साहब का जो असर था वो इस इलाके में सकरन के इलाके में बहुत बड़ा था और उसके सैयद हसन बख्श बेहतरीन दोस्त थे, फाइनेंसर थे। और फिर उसके बाद ये शबीर अहमद शाह जो उसका बेटा था 70 में उसको उन्होंने खड़ा किया और वो हार गया। और हाकिम अली जरदारी और जरदारी साहब जो थे हाकिम अली उसका कोई बेनजीर साहब की शादी से पहले भी वो जीत गए और उसके बाद 93 में जब खड़ा हुआ था अपना हाकिम अली जरदारी दूसरी मर्तबा इसी सीट पे, तो फिर भी वो जीत गया था। जब भी खड़ा हुआ है तो हाकिम अली जरदारी वहां से जीता है और वो शबीर अहमद शाह दूसरी मर्तबा भी शबीर अहमद शाह जो है वो हार गया और हाकिम अली जरदारी जीत गया। तो 88 के बाद उसका असर जरूर बहुत बड़ा पड़ा है। हाँ ये मैं आपको बता दूं कि 85 की जो गैर जमायती इलेक्शन हुई थी उसमें दोनों बाप बेटों ने हिस्सा लिया था। गैर जमायती इलेक्शन में हाकिम अली जरदारी और आसिफ अली जरदारी दोनों ने हिस्सा लिया था, लेकिन
फिर सूबाई असेंबली पे आसफ अली जरदारी ने विथड्रा कर लिया था, उसने फिर वो कोई कॉन्टेस्ट नहीं किया था। तो उसमें ये हुआ कि वो उसको कोई 153 वोट्स मिले, वो भी ऐसे पता नहीं कैसे मिले। लेकिन 85 में हाकिम अली जरदारी साहब हार गए और तीसरे नंबर पे वो आए गैर जमायती इलेक्शन में। पहले नंबर पे असगर अली शाह ने 34,000 वोट लिए, दूसरे नंबर पे वहां के मशहूर डॉक्टर थे डॉक्टर मोहम्मद उमर दारी साहब, उसने 26,000 वोट लिए, और ये हाकिम अली जरदारी ने सिर्फ और सिर्फ 15,000 वोट लेके वो हार गए। उससे पहले वो नेशनल असेंबली की 1970 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पे जीत कर आए थे, और उससे पहले उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जीती थी। आसफ अली नहीं जीती थी, लेकिन एक मरतबा हाकिम अली जरदारी ने जो है वो जीती थी। हमारे दोस्त कुछ लिखते हैं कि इन्होंने अपनी जो है वो घर वाली पोलिंग स्टेशन भी हारी थी, ऐसी बात नहीं थी। हाकिम अली जरदारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एक मरतबा मेंबर बना था, जो उसमें आता है। 85 में वो हार गया था, और 85 की गैर जमायती बुनियादों में उन्होंने दोनों ने हिस्सा लिया था। लेकिन आसफ अली जरदारी ने सूबाई असेंबली में विथड्रा कर लिया था, तो उसके सिर्फ 153 टाइप वोट थे, जो ऐसे ही पड़ गए यहाँ देखे। और उसके बाद में एक और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि 88 में जब इलेक्शन हुई थी और तूफान था पीपल्स पार्टी का, बेनजीर साहब ने यहाँ पीपल्स पार्टी ने आसफ अली जरदारी को कहीं से खड़ा नहीं किया था, वो किसी भी सीट से खड़ा नहीं हुआ था, और उसका पॉलिटिक्स से बगैर कोई वास्ता नहीं था, और सर कि वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं था। लेकिन उसके बाद पहली मरतबा 1990 में जब जामशाद कलीसियन के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, और गुलाम मुस्तफा जत्तोई इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, जामशाद कली इंटरिम चीफ मिनिस्टर थे, तो उसमें नवाब शाह से आसफ अली जरदारी हार गए। लेकिन वो उनके हारने के ये वोट जो थे वो इतने कोई बड़ा फर्क नहीं था, और वहां से नवाब शाह की सीट से गुलाम मुस्तफा जत्तोई के का बेटा था, और वो प्राइम मिनिस्टर था, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, वो जीत गया। और आसफ अली जरदारी दूसरी सीट जो उसकी थी वो लियारी कराची वाली थी, वहां से वो जीत गए, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में जो है वो इन हो गए, और अपनी सियासी बसीरत थी या सियासी उसका जो असर सूख पड़ा, और पूरी पार्टी पे उसका जो रहा, और आखिर तक वो अब भी है। तो वो 90 की इलेक्शन के बाद से, उससे पहले हाँ हाकिम अली जरदारी जरूर खड़ा हुआ था नवाब शाह से, लेकिन उससे पहले वो नहीं खड़ा हुआ था। और एक तो कहने का मकसद है कि जरदारी फैमिली का नवाब शाह जिले में जो है अपना एक असर सूख जरूर है, क्योंकि 70 में, और वो भी पीपल्स पार्टी की वजह से। पीपल्स पार्टी के सवा वो इलेक्शन लड़े हाकिम अली, तो उन्होंने 15,000 वोट दिए। तो कहने का मकसद है कि ऑल शुड भी जो कुछ हुआ वो पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ था, साहबान को जो मिला है, कोई शक दूसरी राय। उससे पहले सैयद ग्रुप बहुत ही मजबूत था, और उन्होंने जीतते थे। और वो यहाँ तक के मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि वो जो फॉर एग्जाम्पल सैयद शौकत हुसैन शाह साहब जो जीत गए थे एक इलेक्शन नेशनल असेंबली की, जो जीत के आए थे, तो वो नवाज अली के सीट पे आ गए थे। और अभी आ रहे हैं हम, आपने सवाल जो पहले किया था कि ये जो तस्वीर चल रही है हाकिम अली जरदारी उसको जो है अजरक पहना रहा है जनरल ज़ियाउल, ये एक बहुत बड़ी दिलचस्प तस्वीर चलती है। इसकी हकीकत ये है कि जहाँ जो मिस्टर शौकत अली शाह वहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, और उसके वालिद जो नजर शाह थे, सैयद नजर हुसैन शाह, उसकी शौकत अली शाह चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट, उसके वालिद वो जनरल ज़ियाउल के दौर में सूबाई कैबिनेट में मिनिस्टर थे। मैं ये भी आज आपको इंकशाफ करूं कि रात के खाने की जो दावत हुई थी वो सैयद नजर हुसैन शाह के पास हुई थी। इस मौके पे फिर ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, इसके बेटे शौकत अली शाह, उसने इसको अजरक पहनाई थी। लेकिन उसका लुक कुछ हाकिम अली जरदारी से मिलता जुलता है। लोगों ने यहाँ वो जो मुखालफिन है वो कहते हैं कि भाई ये हाकिम अली जरदारी थी, लेकिन नेवर एवर। शौकत अली शाह आज भी जिंदा है, और वो नेशनल असेंबली के मेंबर भी बने, और उसके वालिद साहब जो है वो जनरल ज़ियाउल के दौर में कैबिनेट में मिनिस्टर थे, और उसने रात के खाने की ज़ियाफत भी जो की थी उस वो भी उसके वालिद साहब ने की थी।
اور صبح کو پھر وہ جو تقریب چھوٹی ہوئی اس میں اجرک پہنانے والا وہ جو کام تھا وہ سید شوکت علی شاہ ایز اے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین. جی. اچھا، یہ تو ہوا تو پیپلز پارٹی، لیکن پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کو شاید کوئی 18 سیٹیں ملی تھی، یہ 97 کی جو الیکشن تھی، اس الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی نواب شاہ میں ہار گئی تھی، اس میں شاید زرداری صاحب بھی ہار گئے تھے، یا پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن تھی اس وقت؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے فاضل صاحب، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. 96 میں جب ٹاپل ہوئی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی، تو آصف علی زرداری کو لاہور کے گورنر ہاؤس میں گرفتار کیا گیا. پھر اس کو کراچی لے کر آئے اور کراچی میں سارے کیسز وغیرہ سارے چلنے لگے. تو ایز اے جرنلسٹ میں بھی اس کو رپورٹ کرتا تھا، اور میں بیٹھا تو وہ مجھ سے ملا اور انہوں نے کہا کہ کیا پوزیشن ہے نواب شاہ کی. وہ بڑے وہ پوچھ رہا تھا کیونکہ اسے ایز اے جرنلسٹ ملاقاتیں بھی ہوتی تھی، کبھی کبھی جھگڑے بھی ہوتے تھے اس کے ساتھ ورپلی کہ بھائی یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے. بہرحال وہ ظاہر ایک بڑی بات تھی. خیر، تو اس نے پوچھا مجھ سے کہ آپ سنائیں نواب شاہ کی کیا پوزیشن ہے. تو میں نے کہا کہ 96 میں ایک تو جو انٹرم چیف منسٹر ہے جام صادق صاحب ہے، وہ ساری ممتاز علی بھٹو ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شہید بھٹو جو ہے وہ سندھ میں بہت بڑا اس کا نام ہے، اور لوگ شہید بھٹو میں دھڑا دھڑ شامل ہو گئے ہیں. اور شہید بھٹو والوں کی مناسبہ اور ان کی دعویٰ ہے کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں. ممتاز علی بھٹو صاحب ظاہر چیف منسٹر تھے، تو اس وجہ سے. اور آپ کو پیپلز پارٹی کو جو ہے شبیر احمد شاہ جو ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور دوسرے بھی چھوڑ کر چلا گئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم پیپلز پارٹی جو ہے یہاں سے جیتے. تو وہ بڑا جب اس کو اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بہت کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم نے 1993 کی جب سے حکومت کی ہے، اور تب سے ہمیں اپنے ضلع کی بہت بڑی خدمت کی ہے. انڈسٹریل زون لگایا ہے، 40,000 لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ جابس دیے ہیں، ہم نے روڈ رستے بنائے، ہم نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ابھی پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں ہے، اور نواب شاہ میں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی جیت رہے گی. تو ہوا بھی ایسے کہ ایک صرف بندہ جان محمد بروہی دوڑ کی کانسٹیٹوینسی سے صوبائی اسمبلی میں جیت کے آیا. اور وہ جیتنے کے بعد جب اسمبلی میں پہنچا تو ایک ہفتے میں حلف اٹھانے کے بعد اس نے بھی پھر جوائن کر لی مسلم لیگ نواز کو. تو مقصد ہے کہ پوری پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا 97 کے الیکشن. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اتار و چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ اصلاحات ہوئے ہیں اس پہ بھی ہم پروگرام کر سکتے ہیں کہ جو الیکشنی اصلاحات ہوئے ہیں. ابھی آپ کو ڈیفیکشن کرنے، اگر آپ ڈیفیکشن کر رہے ہیں کسی اور پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں تو آپ کو ریزائن کرنی پڑے گی. جیسے سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2018 میں بھی یہ امتیاز صاحب نے استعفیٰ دیا تھا، اور ایسے کوئی جام صاحب تھا سانگڑ سے، جام مدد علی انتقال ہو گیا، اس نے بھی استعفیٰ دے کے پھر وہ الیکشن لڑا اور پیپلز پارٹی میں شامل ہوا. ایسے 3-4 اور بھی مثالیں آپ کو ملیں. کہنے کا مقصد ہے کہ ان دنوں میں کوئی ڈیفیکشن کر کے بھی جاتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابھی تو الیکشنی اصلاحات بھی مضبوط ہوئے ہیں، ڈیموکریسی بظاہر تو مداخلتیں ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن ڈیموکریسی بھی اس ملک میں مضبوط ہو رہی ہے اور ہوئی ہے. پارٹیز کا مضبوط ہونا یہ اچھا شگون ہے، اس کو آپ کم بات نہیں ہے. آزاد امیدواروں کا جیتنا یہ کوئی ڈیموکریٹک کا لیے اچھا فیصلہ نہیں ہے. تو ماجد صاحب بات یہ ہے کہ یہ اتار اور چڑھاؤ پولیٹکس میں رہے، اور پیپلز پارٹی نے باوجود حکومت کرنے کے باوجود بھی نواب شاہ سے ہار گئی. اس کے کئی وجوہات تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پیپلز پارٹی اسٹرانگ ہوتی چلی گئی، اور نواب شاہ ڈسٹرکٹ تقریباً وہ جیتتی آ رہی ہے ہر الیکشن تقریباً 2000. ہاں یہ ہے کہ ایک جو نواب شاہ شہر کی جو سیٹیں ہیں وہ 90 میں یا اس کے بعد بھی 1-2 مرتبہ ایم کیو ایم کے پاس گئی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کا
जो वोट है वो कोई 30,000 के करीब कहा जाता है कि वो एमक्यू जीती है। एक दफा आसिम कबीर साहब हो, अब्दुल लतीफ भाई थे, वो जीत के आए थे सुबह असेंबली पे। और 2018 की इलेक्शन जब हुई अभी, तो जो है वो, बल्कि 2013 में भी एमक्यूएम ने नेशनल असेंबली से एक सिंधी कैंडिडेट को नामित किया था, नवाब शाह से। ये तो उसने कुल 32,000 वोट लिए थे। वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के इनायत अली साहब से वो खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने 32,000 वोट लिए थे। ये है कि शहरी लोगों के या एमक्यूएम के वोट अपनी जगह पे है। लेकिन 2018 में एमक्यूएम ने विथड्रा किया था और उन्होंने पीटीआई का जो उम्मीदवार था, बल्कि वो जो रिन साहब था, उसको उन्होंने सपोर्ट की थी, जिन्होंने कोई 50,000 के करीब वोट लिए थे। और कादर मक्सी साहब जो नेशनलिस्ट पार्टी के हवाले से लड़े थे, तो उसने तो सिर्फ 1,000 के करीब, 1,200 के करीब वोट लिए थे। कहने का मकसद है कि ये डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह में जो है वो पीपल्स पार्टी स्टिल इज स्ट्रांग पोजीशन में है। और उसकी एक वजह या एक मिसाल ये भी हो सकती है, या मैं देख रहा हूँ कि जो हालिया बलदियाती इलेक्शन हुए, उसमें सिर्फ एक, ओनली वन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो हिजब मुखालिफ के पास है। वो एसयूपी का बंदा जो है वो जीत के वहां के आया है। तो आप अंदाजा करें, पूरी असेंबली होगी, 99% जो असेंबली होगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, वो पीपल्स पार्टी की होगी। और एक बंदा होगा सिर्फ जो हिजब मुखालिफ का लीडर भी वही होगा, और वो सारा वो एसयूपी का है, और एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीट है। तो ये इलेक्शन जो है वो अक्सर 2018 में इलेक्शन एक होते हैं, दूसरे इलेक्शन जो बलदियाती होते हैं वो 22 में होते हैं। ये खुद किसी पार्टी को या लोगों के ट्रेंड को, या लोग क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी को चाहते हैं, तो ये मकसद है 5 साल में 2 मरतबा उन्होंने जो फैसला किया है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिए। तो नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेरे ख्याल में कि सेफ है पीपल्स पार्टी के लिए। हाँ, मुकाबला जरूर होगा, जैन शाह साहब मुकाबला जरूर करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो हो सकता है कि नेशनल असेंबली पर भी खड़ा हो, या ये जो अलायंस बन रहा है, या सुनने में जो आ रहा है। लेकिन और कोई कैंडिडेट ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो खड़ा भी हो आइंदा इलेक्शन में किसी भी सूबाई असेंबली पे। हाँ, ये है कि नवाबशाह शहर की जो सीट है, वो सीट थोड़ी ये है कि उसपे एमक्यूएम के वोट रहे हैं। लेकिन पूरी सिंध में पीपल्स पार्टी का वाहिद पंजाबी स्पीकिंग जो एमपी है, मुस्तफा तारक आराई साहब जो है, तारक मसूद आराई साहब जो है, वो पंजाबी स्पीकिंग है, और वो 3 मरतबा वहां से जीत कर आए। तो यकीनन इस दफा भी उसको ही वो सीट मिलने के चांसेस हैं। मेरे ख्याल में उर्दू बोलने वाले के जो इस सीट पे जो मुकाबला है वो शायद सख्त हो सकता है, या वो जब भी मुकाबला हुआ है तो मार्जिन बहुत कम हुई है। जैसे सेन शाह साहब की 2013 में जितने वोट लिए थे, वो 2018 की इलेक्शन में उसने 2,000 वोट ज्यादा जरूर लिए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2018 की इलेक्शन में एक सीट खत्म की गई थी डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह से, तो उस सीट पे भी कोई 20,000 के करीब वोट जो है नए डले थे। तो उस हवाले से जैन शाह के वोट कम हुए। और वो जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे गुलाम कादिर चांडियो साहब, उन्होंने 58,000 वोट दिए। तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन माड़ी जलपानी के वाकये के हवाले से या कारकर्दगी और इन सब चीजों के हवाले से कोई कोई बड़ा टेंस पड़ेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई हो। कोई मुआवजा हो जाए और बात है, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा इसाक साहब, ये भी अब बताइए कि अब जो नवाबशाह की जो सीटें हैं, क्या ये सारी जरदारी फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट होगी, या कुछ और लोग भी आएंगे? लाइक अब हमारे पास वहाँ या जरदारी साहब के बेनोई भी है इस दफा, वो पहले ब्यूरोक्रेट थे लेकिन अब वो भी हो सकता है वहां से लड़े।
तो ये सीटें किसको मिली हैं, या अजरा बीबी अजरा बेंचो को मिलनी है, जरदारी साहब खुद भी लड़ेंगे, या उनका कोई बच्चा या बच्ची भी वहां से लड़ सकती है, बिलावल साहब या अपना आसपा? तो आप क्या समझते हैं कि ये सीटें किसी और को भी मिलेंगी या विद इन जरदारी फैमिली में ही डिस्ट्रीब्यूट? देखिए ना, ये एक ये एक दिलचस्प सवाल भी है और एक दिलचस्प बहस भी है कि भाई एक ही खानदान को सीटें मिल रही है। वाह, वो नवाज शरीफ का खानदान हो, जरदारी साहब का खानदान हो, जत्तोई साहब का खानदान, ठीक है। एक खानदान जो करता ही पॉलिटिक्स है, वो पहली प्रायोरिटी तो उसकी यही होगी कि मेरे खानदान की। एक फर्ज करें कि एक बड़ा ग्रुप है अखबार का, उसके जो मालिक थे अभी उसके बेटे और भतीजे ये सारे वही वहां है ना। तो प्रोफेशनली जो सियासत कर रहे हैं वो तो हमेशा ये चाहेंगे तो हमारे बंदी में ये तो क्लियर है कि नेशनल असेंबली पे जरदारी साहब खुद लड़ेंगे कवाबशा वाली सीट से, और सूबाई असेंबली से उसकी बहन लड़ेगी। ये तकरीबन उस पे जो मेरी जो इतलात हैं, उन्होंने अपनी वर्क भी शुरू कर ली है। लेकिन ये एक सुना जा रहा है कि उसकी जो बेटी है आसफा साहबा है, आसफा साहब की बेटी, बिलावल की छोटी बहन, वो इम्कान है थोड़ा कि शायद शायद वो भी नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट से कौमी असेंबली की इलेक्शन लड़े। लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं है कि वो लड़े, क्योंकि वो उनका कहना है, जब हम उनसे राब्ता करते हैं पूछते हैं कि क्या पूछे, वो कहते हैं कि उसके दादा ने भी 70 में वहां से इलेक्शन जीती थी, और उसके बाद 93 में भी उसके दादा ने उसी सीट से ली थी। वो कहते हैं ये हमारे अफवाहित की है, तो हम क्यों नहीं लड़े। लेकिन उसका इम्कान मेरी मेरी अपनी राय में कम है। लेकिन ये है कि दो तो जरदारी साहबान लड़ेंगे नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट से, और तीसरी जो फरियाला साहबा है वो तो लाड़काना से जीतती रही है, और वहां ही वो उसका कॉन्स्टिट्यूंसी भी है लाड़काना, और वो 2008 से 2013 में 2018 में और सब में ज़ाहिर और सीटें तो दूसरों को मिलेगी। अच्छा, ये जी। ऐसा का आखिरी क्वेश्चन होगा वो आपसे, ये होगा कि नवाबशाह में जैसे आपने कहा कि सेटलर पंजाबीज भी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे अगर मुस्लिम लीग नून कोई बेटर कर सकती है कि अगर वो अपना कैंडिडेट फील्ड करे, या मुस्लिम लीग नून का वोट फेंकवाना ही है? अभी तो वो एमकेएम के साथ भी अलायंस में जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं यहाँ मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट कोई बेटर कर सकती माजिद साहब, मेरी राय जो फैक्ट्स और फिगर पिछली को देख के ये कह रहा है कि वोट जो है वो अभी सिंध में पार्टीज का मजबूत है, और उसमें भी पीपल्स पार्टी का मजबूत वोट है, और दूसरा कुछ जो लोग शख्सियात हैं उनका वोट है। एंटी पीपल्स पार्टी वोट को आप ये हर सीट पे एंटी पीपल्स पार्टी वोट है, और वो उनका उसका इस्तेमाल भी होता है। ये बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल इनडिफीटेबल है, कि उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, ये गलत बात है। हाँ, वो ज्यादा एक्टिव या उसमें सरगर्म तब होते हैं जब इलेक्शन के दिन आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक मर्तबा सैयद काजिम अली शाह साहब खड़े हुए थे नेशनल असेंबली पे, वो नवाज लीग से, ही वाज पंजाबी स्पीकिंग, और उसने दूसरे नंबर पर वोट लिए थे, और वो बहुत वोट थे इसमें कोई वो लिए थे शायद काजिम अली शाह। वो अभी उसका इंतकाल हो गया है, लेकिन वो नवाज लीग के सीट पे खड़े हुए थे। तो अभी नवाज लीग का वोट नहीं है। जैसे शौकत अली शाह साहब जो है वो जब खड़े हुए थे तो पार्टी नवाज लीग की थी, तो नेशनल असेंबली के मेंबर भी बने थे। लेकिन ये है कि अभी शौकत अली शाह साहब जो है वो साइड लाइन पे, उसका बेटा है कोई वहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का शायद मेंबर है या नहीं है, पहले तो था, अभी है या नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि नवाज लीग, हाँ ये तासुर है कि पंजाबी स्पीकिंग शायद नवाज लीग के किसी बंदे को वोट देंगे। लेकिन जब पीपल्स पार्टी खुद एक पंजाबी स्पीकिंग तो को सीट दे रही है नवाबशाह में, तो और वो उसके जीतने के इम्कान भी ज्यादा हैं, मेरे ख्याल में पंजाबी स्पीकिंग भी उसी को वोट देंगे।
اور بنسبت کوئی نیا نواز لیگ کا بندہ اور اس کو وہ دے ووٹ، مجھے نہیں لگ رہا کہ نواز لیگ بھی کوئی نواب شاہ ڈسٹرکٹ سے کوئی سیٹ جیت جائے یا کوئی مقابلہ بھی کرے. آپ کوئی پرسنلٹی ظاہر ہے، وہ جو اینٹی پی پی ووٹ ہے وہ تو جو بھی کھڑا ہوگا بھلی نواز کی طرف سے کھڑا ہو تو ووٹ تو وہ ضرور لے گا، یہ اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. جی تو میرے خیال میں کہ الیکشن جو ہے وہ 2024 والے جو ہیں وہ نواز شاہ کے حوالے سے تھوڑی بہت دلچسپ ضرور ہوگی کچھ سیٹوں پہ، لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آسانی سے نواز شاہ ضلع میں پورے میں الیکشن جیت جائے. بہت شکریہ اسحاق صاحب، آپ نے بڑا ڈیٹیل اور بڑا انٹینسیو اور سارا نواب شاہ کے بارے میں بتایا، ہم نے ڈسکس کیا، اس کو 2 پارٹس میں ڈسکس کیا. پہلا پارٹ ہم نے اس کو پبلک کر دیا، دوسرا پارٹ انشاءاللہ ایک دن میں پبلک ہو جائے گا، تو لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ آپ کا انالیسس کیسا ہے. اور اس کے بعد الیکشن بھی آنی ہے فیب میں، تو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نواب شاہ میں جیتتی ہے یا اس کو کوئی مشکل ٹائم میں ملتا ہے. بہت شکریہ.